शपथ के बाद अब तारिक रहमान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है और भारत को बहुत ही एक तगड़ा संदेश दे दिया। मतलब बैन लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, वो भी एयर स्पेस पर। अब सोचिए, बांग्लादेश अगर अपने एयर स्पेस पर बैन लगाना शुरू कर दे तो यह भारत के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इन्होंने मैसेज दे दिया है एक तरीके से। बांग्लादेश में उन कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश की गई है कि हाँ जी, हम नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ हम फैसला ले रहे हैं। तो अब सोचिए, अभी अभी शपथ लिया उन्होंने, अभी मुश्किल से 5 दिन भी नहीं हुए और इसके इसके बाद ही उन्होंने अचानक से भारत के खिलाफ अगर पहला ठोस फैसला अगर कर दिया है, इसमें वेट भी कर सकते थे, थोड़ा इंतजार भी कर सकते थे ना। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं है। अचानक से फैसला लेकर के बता दिया कि भाई हम भारत के खिलाफ रहेंगे और एक्शन लेंगे। दोस्ती के शब्द शुरुआत में ही दोस्ती के शब्द आ रहे हैं। इनके जो खेल के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट तो होगा। तो दोस्ती के शब्द तो चल रहे हैं, लेकिन एक्शन सीधे भारत विरोधी नजर आ रहा है। तारिक रहमान की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा संभल करके रहना होगा भारत को, क्योंकि अगर आप देखिए तो सत्ता में आते ही मतलब इन्होंने जो नई सरकार बनी है, अपने पुराने पुराने पैटर्न को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और यह फैसला अचानक नहीं लग रहा है, बल्कि यह बहुत एक लंबे रणनीति का हिस्सा दिखता है, जिसमें कि मोहम्मद यूनुस भी लगातार भारत की कंपनियों को टारगेट कर रहे थे और अब इन्होंने भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, भारत की राजनीति, बांग्लादेश की राजनीति में जैसे ही सत्ता बदला हुआ है, हसीना गई है, तारिक रहमान आए हैं, उसके बाद भारत को अगर पहली बार में ही, पहले 5 दिन में ही अगर निशाना पर लिया जाता है, तो यह सीधे सीधे खतरा है, संकेत है कि भाई सब कुछ अच्छा पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। सोचिए आप, एयर स्पेस बैन, यहाँ पे कोई तकनीकी बहाना नहीं है। ये सिंपली सिंपली हमको लगता है कि राजनीतिक वार है ये, एक तरह से। क्योंकि अब शुरुआत के 5 दिन में ले रहे हैं ना भाई, अब 10 दिन भी तो रुक सकते थे ना, 15 दिन अब रुक सकते थे। दरअसल हुआ ये है कि बांग्लादेश ने जो भारत का जो बजट एयरलाइन है स्पाइस जेट, आप लोग इसको रेगुलरली देखते होंगे, चढ़ते होंगे इस पे, इसके बारे में सुनते होंगे, उसके लिए अपना एयर स्पेस ही बंद कर दिया है, एयर स्पेस के लिए। और वजह क्या बताई गई है? तो बताया जा रहा है कि इसने बकाया भुगतान पूरा नहीं किया है। लेकिन इसका असर तो पूरे भारतीय एविएशन पर पड़ेगा ना। एक तरह से दहशत का माहौल फैलाया जा रहा है भारत के खिलाफ बांग्लादेश की तरफ से। अब सोचिए आप, कोलकाता से जो गुवाहाटी जा रही थी, इम्फाल की जो उड़ान थी, अब उसे और भी ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और महंगा हो सकता है। वहाँ के लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। उड़ान का समय बढ़ जाएगा, ईंधन का खर्च बढ़ जाएगा, ऑपरेशनल लागत भी आसमान पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट को परेशान करने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए यह कदम साफ साफ लग रहा है कि राजनीतिक संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है। और बांग्लादेश के अंदर भी ये बताया है कि जी हम भारत के खिलाफ हम खड़ा रहने वाले हैं। ये एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान मॉडल है। पाकिस्तान को भी अगर आप देखिए, जब भी युद्ध के बाद भारत उसकी पिटाई करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपना एयर स्पेस बंद करता है। ये पूरा वही पुराना का पुराना गेम प्लान है, जहाँ पर ये पहले भारत के साथ दोस्ती की संदेश दे रहे हैं और फिर वहीं पाकिस्तान वाले मॉडल पर चल करके दबाव और राजनीति का खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल वही पैटर्न है जो पाकिस्तान लंबे समय से भारत के साथ खेलता है। एयर स्पेस का आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर कितने महीने पहले खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी पाकिस्तान जो है भारत का एयर स्पेस बंद करके रखा हुआ है। और यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहता है। इसमें एयरलाइंस परेशान होती हैं, जनता के लोगों जनता को लंबा किराया, लंबा सफ़र, टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है यात्रा करने के लिए। तो यहाँ पर एक तरीके से भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जा रहा है। अब इसका मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट पर हमला कीजिएगा ना, जो कि बेहद संवेदनशील है भारत के लिए पहले से ही, तो ये सीधे सीधे राजनीतिक चिंता बन जाती है हमारे लिए। नॉर्थ ईस्ट को मतलब एक तरीके से अगर आप देखिए तो उसकी अगर कनेक्टिविटी लंबी हो जाएगी हवाई की, तो फिर महंगी, या फिर महंगी हो जाएगी, जटिल हो जाती है। तो वहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे जो पहले से ही सिर्फ चिकन के माध्यम से भारत से कनेक्टेड है। तो उनके लिए तो ये एयर स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यात्रियों को जो परेशान करने की कोशिश की गई है, एक तरीके से देखा जाए तो ये सौदेबाजी का हथियार बना रहे हैं। मेरे हिसाब से तारिक रहमान ये चाहते हैं कि जो उनकी नदियां हैं, तीस्ता है चाहे पद्मा है, उसका जो बंटवारा है नदियों का जल का, या फिर जो डैम वैम को लेकर के जो टेंशन चल रहा है ना, तो उस पर ये दबाव बनाने के लिए एक्शन ले रहे हैं। पाकिस्तान भी यही करता है। देखिए, जब हमने चेनाब पे और उस सब पे जब डैम बनाने की बात शुरू कर दी है, झेलम पे या इंदू पे, इंदस पूरा सिस्टम पे उधर, तो पाकिस्तान एयर स्पेस का खेल खेलता है। वही खेल अभी बांग्लादेश के साथ भी है। जल बंटवारे को लेकर के हमने बांग्लादेश पे जो है, अब अपने हिसाब से हम अपने लोगों को पहले फ़ायदा सोचेंगे ना। तो ये दबाव बनाने के लिए हमको लगता है कि ताकि नदियों का जो बंटवारा है, जल बंटवारा है, उसके लिए दबाव बनाने के लिए ये एयर स्पेस को बंद करने की कोशिश की जा रही है, मेरे अनुसार, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए, अब आगे आप देखिए तो तारिक रहमान ऐसा नहीं मत समझिए कि आकर के हसीना की तरह भारत के अपने हो जाएंगे, भारत के पक्ष में फैसले लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनके डीएनए अगर सबको आप जब चेक करते हैं तो ये इनका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि डीएनए इनका बदला हुआ है आज भी। यह पुराने दौर में भी भारत को कूटनीतिक झटके दे चुके हैं। चीन और पाकिस्तान से इनकी नज़दीकी सबको पता है कि कैसे, पाकिस्तान से तो कम लेकिन चाइना से ये ज़्यादा
जुड़े हुए रहते थे, क्योंकि जमाते इस्लामी का जो कनेक्शन है वो लगातार पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब साफ-साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश में तो सत्ता तो बदल गई, लेकिन सोच अभी भी वही पुरानी है। इसलिए इसे अगर आप देखिए तो शुरुआत माना जाना बेहद ज़रूरी है, और सतर्कता के साथ एक्शन भी लेना चाहिए। भारत को भी कुछ इस यहाँ पे जवाब देने की ज़रूरत है। अब अगर आप देखिए तो स्पाइस जेट के साथ अभी क्या हुआ? एक छोटे से उसके फैसले के कारण अगर आप देखिए तो पूरा बाज़ार हिल चुका है इसका। स्पाइस जेट का जो डाटा है वो भी साफ दिखा रहा है कि बांग्लादेशी जो एयर स्पेस है उसे वो अवॉइड कर रहा है। तो जब अगर अवॉइड कर रहा है तो परेशानी किसको हो रही है? भारत की जनता को हो रही है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हो रही है ना। अब शेयर बाज़ार में भी इसका तुरंत प्रतिक्रिया आया, पूरा मार्केट में हड़कंप मचा दिया एक तरीके से बांग्लादेश के इस फैसले ने। उसके शेयर में तकरीबन 1% की गिरावट आ गई, और ये कंपनी पहले से ही दबाव में है। जैसे स्पाइस जेट की अगर बात करें तो पहले से ये घाटे में चल रही है, और इसका जो लागत है पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है, और घाटे में है कंपनी। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये भारत को संदेश देने की कोशिश की गई है, और अपने जो घरेलू दर्शक हैं उनके, जो बांग्लादेश के अंदर उनके जो वोटर्स हैं, उनको एक तरीके से खुश करने के लिए ये एक कदम उठाया गया है कि हाँ जी, हम भारत के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। देखो, देखो, हम हसीना की तरह नहीं हैं। अपने आप को थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ये, क्या नाम है तारिक रहमान। तो ये वही वही नॉर्थ ईस्ट पे, क्योंकि सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट संवेदनशील मुद्दा है। बांग्लादेश में एक बड़ा धड़ है, खास करके उग्रवादी वाला जो पाकिस्तान कट्टर समर्थक है, वो चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट को तोड़ो, अब वापस उसको बांग्लादेश में जोड़ लो। लेकिन ये तो होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एक से बढ़कर एक वहाँ पे सारे हथियार, सारे व्यवस्था, सैन्य अड्डा सब कुछ बना दिया गया है। अगर थोड़ा-सा भी एक एक सुई भी चुभाएगा तो उसको फाड़-फूड़ के रख दिया जाएगा। तो ऐसा व्यवस्था वहाँ पे बॉर्डर पे किया गया है, लेकिन अब इस तरह से दिखा कर के माहौल को बना रहा है कि हाँ जी, हम भारत खिलाफ हम काम कर रहे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और अगर आप देखिए तो देखिए, मोहम्मद यूनुस से लेकर के तारिक रहमान तक एक ही स्क्रिप्ट चल चल रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। पहले मोहम्मद यूनुस के दौर में भी अगर आप देखिए तो भारतीय कंपनियों को परेशान की गई। अडानी से जुड़े बिजली वगैरह को लेकर के मामला लगातार आते रहा सामने, जहाँ पर अडानी समूह ने भी एक्शन लिया, ठीक है ना? तो वही वही जो कालखंड है वही दोबारा यहाँ पे रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन शेख हसीना के समय ऐसा माहौल नहीं था। बहुत ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरीके से बराबरी का रिश्ता चल रहा था, सब कुछ लेन-देन सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन ये जब दोनों आए हैं, मोहम्मद यूनुस और तारिक रहमान, ये लोग अपना-अपना रंग दिखा रहे हैं अपने-अपने तरीके से, और सत्ता बदलते ही भारत की जो समस्याएँ हैं, वो सतह पर आ रही है, दिख रही है, और ये पैटर्न है। ये पैटर्न है, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर भारत को एक्शन लेना पड़ेगा, या फिर कम से कम हम सतर्क रहें, तारिक रहमान को लेकर के आँख बंद ना कर लें। ठीक है ना? कहीं ऐसा ना हो जाए कि चाइना वाला 1962 वाला हाल हो जाए। हम इनको सब कुछ अच्छा-अच्छा समझ के इनको हम देते जाएँ, और ये लास्ट में पाकिस्तान की जाकर गोद में बैठ के भारत के साथ कांड करते। ये हो सकता है, बिल्कुल सतर्क सतर्क रहना पड़ेगा। और अब आगे अगर आप देखिए तो इन्होंने 180 दिन का सुपर प्लान बनाया है, इसमें बहुत बड़े-बड़े दावे किए गए हैं। अब इनका कहना कि ये है कि भई पूरा का पूरा सिस्टम अब एक्शन मोड में आ गया शपथ लेते ही। अब इनके पास जो प्रॉब्लम्स जो दिख रहे हैं बहुत बड़े-बड़े दिख रहे हैं, जिसमें कि इन्होंने 4 बड़े मोर्चों को सॉल्व करने की यहाँ पे संकल्प लिया है, जिसमें कि सबसे पहला है कानून व्यवस्था, फिर है महँगाई, फिर है बिजली, पानी, गैस, और फिर जो चौथा है उनका ट्रांसपोर्ट है। इस पे ये अच्छे से फ़ोकस करना चाहते हैं। अब ख़ास करके ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसलिए जो कानून व्यवस्था है, यह तो भारत के लिए भी पक्ष में है। मेरे हिसाब से इसको तुरंत वहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, ताकि वहाँ पे हिंदू, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो उनके उनके अंदर भरोसा बहाल किया जाना चाहिए। सरकार की पहली पहली चुनौती और पहली प्राथमिकता भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप आगे देखें तो भ्रष्टाचार और सिंडिकेट को लेकर के उन्होंने चोट की कि भाई बहुत लंबे समय से ये सब कुछ चलता आ रहा है। लेकिन जो एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है कि मॉब हिंसा, डर और सत्ता का अस्तित्व अब खत्म हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर। सोचिए आप, हसीना के जाने के बाद से कितना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ चुका था। मॉब लिंचिंग और ड्रग्स पर जो है उन्होंने सख्ती का ऐलान कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। अब सड़क पर भी लगातार हिंसा बढ़ रही थी, उन्होंने अपने पार्टी के लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई किया। जो लोग हिंदुओं को या फिर सड़क पर हिंसा करते हुए पाए गए, हथियार लेकर के घूमते हुए पाए गए, उन्हें भी सस्पेंड किया गया है, नोटिस भेजा गया है। तो ये एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम केवल आम लोगों को ही नहीं बल्कि अपने घर में भी सफाई कर रहे हैं, अपने घर में भी कड़ाई कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए देखिए, अब अगर आप देखिए, सत्ता बचाने का भी सवाल है यहाँ पर। अगर अगर वो टाइट नहीं रहेंगे, कड़ाई नहीं करेंगे, तो फिर होगा क्या, जन आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। ये छात्र जो है, उग्रवादी छात्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, तुरंत सत्ता को हिला सकता है। तो इसलिए अपने प्रशासन में आते ही उन्होंने पुलिस का कंट्रोल से लेकर के हर चीज़ का कंट्रोल अपने अंदर में करना शुरू कर दिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, विदेश नीति को लेकर के अगर आप देखिए तो उनका कहना है कि जी भाई, हम लोग बांग्लादेश फर्स्ट पे रखेंगे, बांग्लादेश फर्स्ट को पहले लेकर चलेंगे और सभी देशों के साथ दोस्ती करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा इन्होंने दिया है, और यही कारण है कि मोदी जी इनके साथ मुझे लगता है कि तालमेल बिठाएंगे, तभी तो जयशंकर साहब गए, फिर ओम बिरला जी गए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन कि भारत उनके साथ अच्छा कर रहा है। लेकिन ये जो कंपनी पे जो एक्शन लिया गया है,
ये थोड़ा-सा संदेह पैदा कर रहा है। अब इसके पीछे का क्या है, पूरा पिक्चर आगे धीरे-धीरे क्लियर होगा हमारे सामने, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इनका अब 180 दिन देखते हैं, कि ये जो वादा कर रहे हैं इसको कितना ज़्यादा इसको निभाएँगे या नहीं निभाएँगे, और भारत के साथ ये कैसे रहते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो चलिए ठीक है, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।